हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आज हम लोग जयप्रकाश नारायण को पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण के ऊपर 2 लेक्चर होगा। 2 लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हम लोग जयप्रकाश नारायण के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से मशहूर हैं। उन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है और उनका जन्म 1902 ईस्वी में 11 अक्टूबर को सिताबदियारा नामक एक गांव में हुआ था। और यह सिताबदियारा नामक गांव उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में वर्तमान में उपस्थित है। इस तरह से वे 20 वर्ष की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ अपना इंटरेस्ट रखना शुरू कर दिए थे। वे झुक गए थे स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ 20 वर्ष की उम्र में ही। उनके माता पिता उन्हें यूएस भेजते हैं पढ़ने के लिए। वे यूएस से जाकर के केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। डिग्री कोर्स के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वे केमिकल इंजीनियरिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़ करके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अपना हायर एजुकेशन को पूरा करते हैं, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से, जो कि अमेरिका में है। और उसी दौरान, पढ़ाई के दौरान ही उनके थॉट में टर्निंग पॉइंट आता है, उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, उनके विचारों में एक बदलाव आता है। और वे वहीं पे मार्क्स के रिवॉल्यूशनरी जो आइडिया था, मार्क्सिज्म का जो आइडिया था, उस मार्क्सिज्म के आइडिया से परिचित होते हैं और उस आइडिया का उनके दिमाग पे गहरा प्रभाव पड़ जाता है। एम.एन. राय के थॉट से वहीं पे प्रभावित होते हैं और फाइनली उनके जो दिमाग पे मार्क्सिस्ट का प्रभाव था वो इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि मार्क्स वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हो जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट वे मार्क्सिस्ट सपोर्टर होते हैं। जो मार्क्स के जो कोर एग्जम्पशन है, मार्क्स का जो कोर कंसेप्ट है, उसको वो सेम टू सेम उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग जेपी के इंट्रोडक्शन को देखें। अब हम लोग उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। वे 1929 में भारत लौटते हैं। भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद भारत के जो सोशल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वे सोशलिज्म के आइडिया को सही मानते हैं, वे मार्क्सिस्ट आइडिया को सही मानते हैं। उनका मानना होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भारत में है, उस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब यहाँ पे एक समाजवाद को स्थापित करेंगे। मार्क्स के जो थ्योरी है, मार्क्स का जो आइडिया है, उस आइडिया के तहत यहाँ का जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे मार्क्सिस्ट आइडिया के अनुसार। इस तरह से वे आगे बढ़ते हैं और वे भारत में सोशलिज्म को स्थापित करने के में लग जाते हैं, जुट जाते हैं कि भारत में किसी भी हाल में सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को स्थापित किया जाना चाहिए, तभी यहाँ के सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। अब 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है, जिसको कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है। उसी सविनय अवज्ञा में वो पार्टिसिपेट करते हैं जेपी, और उस पार्टिसिपेशन के दौरान पकड़े जाते हैं और उन्हें नासिक जेल में डाल दिया जाता है। नासिक जेल में वे डाल दिए जाते हैं। इस तरह से नासिक जेल में ही वे और भी सोशलिस्ट जो भी यहाँ पे एक्टिविस्ट थे, राम मनोहर लोहिया थे, नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे, उनसे वो मिलते हैं और मिलने के बाद वे कांग्रेस के अंतर्गत ही, कांग्रेस के अंदर ही वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करते हैं। इस तरह से वे ऑल इंडिया में एक कांग्रेस, ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस का एक एक सभा आयोजित करते हैं, जो पटना में 1934 ईस्वी में होता है। पटना में 1934 ईस्वी में ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस को वो आयोजित करते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1936 ईस्वी में जेपी अपने विचारों को एक बुक के रूप में पब्लिश करवाते हैं। जेपी का जो विचार था, जो आइडिया था उनके दिमाग में, उन आइडिया और उन थॉट को जेपी एक बुक के रूप में पब्लिश करवाते हैं और उसका नाम देते हैं वाई सोशलिज्म। और यह जो वाई सोशलिज्म जो एक थॉट था जेपी का, बेसिकली यह प्लान ऑफ एक्शन था, यह गाइडलाइन था। जो सोशलिस्ट जो वर्कर थे, सोशलिस्ट जो सपोर्टर थे, उनके लिए गाइडलाइन था यह वाई सोशलिज्म का बुक। क्योंकि इस बुक में प्लान ऑफ एक्शन था, कैसे क्या करना है, कैसे सोशलिस्ट थॉट को इंडिया में स्टेबल करना है, उसके लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, उन सारे चीज़ों का उसमें समावेशन था। इस तरह से वह प्लान ऑफ एक्शन के रूप में वाई सोशलिज्म नामक एक बुक को पब्लिश करवाते हैं, जिसमें कि उनका आइडिया, उनका टोटल जो भी थॉट था माइंड में सोशलिज्म को स्थापित करने को लेकर के, उनका टोटल थॉट का वो संग्रहण था।
1930 तक जेपी एक कट्टर मार्क्सिस्ट बने रहते हैं 1930 तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मार्क्सिज्म का जो प्रभाव था उनके दिमाग पर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इसका दो रीजन था, मुख्य रीजन। मार्क्सिज्म का जो प्रभाव उनके दिमाग से कम रहा था उसका मुख्य दो रीजन था। पहला रीजन था कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, उसमें स्टालिन के नेतृत्व में एक डिक्टेटरशिप राज्य का स्थापना। स्टालिन अपने शासनकाल में एक डिक्टेटरशिप, मतलब कि एक ऐसा शासन जिसपे कि अपोजिशन के जो लीडर थे, जो उनके विपक्ष के लीडर थे, उनको ब्रूटली ट्रीट किया जाता था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और एक डिक्टेटरशिप वहाँ स्थापित कर दिया गया था सोवियत यूनियन में। इस दो कारण से, यही दो कारण था जिसके कारण कि जेपी के माइंड से मार्क्सिज्म का जो प्रभाव था वह कम होने लगा था। पहला कारण था स्टालिन का जो एक डिक्टेटरशिप रूल स्थापित हो गया था। उसके बाद दूसरा कारण था कि वहाँ जितने भी पॉलिटिकल डिसेंटर्स थे, मतलब कि वहाँ पे विरोधी विचार वाले लोग थे, स्टालिन के विरोधी विचार वाले लोग थे, उनको पकड़ करके ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था, इतना कठोरतापूर्वक उनके साथ बिहेव किया जाता था, जेल में पकड़ कर डाल दिया जाता था। इस तरह से जेपी मार्क्सिज्म के आइडिया से धीरे धीरे अपने आप को अलग करने लगते हैं। और मार्क्सिज्म के जब आइडिया से अपने आप को अलग करते हैं तो वे गांधीयन प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल की तरफ उनका झुकाव होता है। और गांधीयन जो प्रिंसिपल था उसमें से मुख्यतः सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह। धीरे धीरे अपने आप को जेपी अहिंसा और सत्याग्रह से जोड़ लेते हैं और मार्क्स के जो आइडियाज़ थे उनको धीरे धीरे वो क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स के आइडिया को कि अब लगता ही नहीं है कि जेपी कभी इतने ज़्यादा मार्क्सिज्म के सपोर्ट हुआ करते थे, इतना ज़्यादा वो अब उसको विरोध करने लगते हैं मार्क्सिज्म के आइडिया को। वे मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का फिलॉसफी है वे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जेपी मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग बेसिकली होता क्या है कि मार्क्स मैटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जो वस्तु है, मैटर मतलब वस्तु, उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कंपैरिजन में आइडिया के। मतलब कि आइडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैटर है तभी आइडिया है। मार्क्स का आइडियोलॉजी रहा है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। जेपी का कहना आता है कि नहीं, मैटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैटर ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैटर के साथ साथ आइडिया भी मायने रखता है, आइडिया ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जेपी बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मटेरियल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट का होना जरूरी है। दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, मटेरियल कंपोनेंट का भी होना जरूरी है और स्पिरिचुअल कंपोनेंट का होना जरूरी है। अर्थात मटेरियल अर्थात कि वस्तु का भी होना जरूरी है, जो कि एक वस्तु मतलब सुख सुविधाएं की जो चीज़ है उनको भी होना जरूरी है। और स्पिरिचुअल कंपोनेंट मतलब कि एक मानवता का फीलिंग भी होना जरूरी है इंसान के अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी का होना भी जरूरी है इंसान के अंदर। तभी एक ह्यूमन बीइंग अपने पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप कर सकता है। इस तरह से जेपी का मानना होता है कि एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मटेरियल कंपोनेंट और स्पिरिचुअल कंपोनेंट दोनों का इक्वल मात्रा में, इक्वल प्रोपोर्शन में ज़रूरत है। और तभी एक व्यक्ति, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग्स ओवरऑल डेवलप कर सकता है। जेपी मार्क्स का जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का आइडिया है उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट मतलब होता है कि जो सर्वहारा का तानाशाही, सर्वहारा का तानाशाही मतलब कि जो यहाँ मजदूर वर्ग हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मजदूर वर्ग हैं, मजदूर वर्ग अपने क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्लास स्ट्रगल के द्वारा अपना शासन स्थापित करेंगे और कैपिटलिस्टों को ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे और रूल अपना सत्ता पे जो यहाँ सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो सत्ता पे स्थापित काबिज हो जाएंगे और उनका डिक्टेटरशिप चलेगा। वे डिक्टेटरशिप चलाएंगे कैपिटलिस्टों को ख़त्म करने के लिए, कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए। और यही है मार्क्स का डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को जेपी क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जब भी सोशलिज्म अगर सोसाइटी में एस्टैब्लिश होगा वह पीसफुल मैनर्स के द्वारा ही होगा, और नॉन वायलेंस के द्वारा ही होगा। कभी भी हिंसा और अशांति और रिवॉल्यूशन के द्वारा कभी स्थापित नहीं हो सकता है सोशलिज्म। इसलिए सोसाइटी में सोशलिज्म को स्थापित करना है तो हमें अहिंसात्मक आंदोलन करना होगा और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट में हमें आंदोलन करना होगा, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना होगा।
इस तरह से जेपी मार्क्स के आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्स का जितना भी आइडिया था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, सारे आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले लेक्चर में जेपी को कंप्लीट करेंगे। तो अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।